तो आज बायोलॉजी में लेकर आए हैं जनन तंत्र के बारे में। तो आप लोग कमेंट में कर रहे थे कि जनन तंत्र अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो आज लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 10 जिसमें जनन तंत्र है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि रीजनरेटिंग मिलता है तो किस में मिलता है, तो वह मिलता है प्लेनेरिया में। आगे देखिए कि कॉकरोच में हृदय जो होता है कितने कोष्ठ होता है, तो वह होता है 13 कोष्ठ होता है। कॉकरोच में हृदय कोष्ठ की संख्या 13 होती है। और ऑक्टोपस में कितना होता है, तो 3 हृदय होता है। ऑक्टोपस में 3 हृदय होता है। और कॉकरोच में कितना होता है, तो वह होता है 13 कोष्ठ होता है। मेल कॉकरोच का ब्लड जो होता है हमेशा रंगीन होता है। मेल कॉकरोच का ब्लड जो होता है हमेशा रंगीन होता है। और मक्खी में संयुक्त नेत्र होता है। मक्खी में जो होता है संयुक्त नेत्र पाया जाता है। आगे की क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुणसूत्रों जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या होता है, तो वह रहता है रेखाकार। क्या रहता है, तो रेखाकार के रूप में रहता है। गुणसूत्र की खोज कब हुआ था, तो वह हुआ था 1842 ईस्वी में। और किसने किया था, तो बाल्डेयर ने किया था। आगे कि बाल्डेयर ने क्रोमोसोम्स टर्म दिया था। बाल्डेयर ने क्या दिया था, क्रोमोसोम्स टर्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से लिंग सहगनन रोग जो है किससे होता है, तो वह होता है वर्णतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है, नेत्र का गोलक जो है बढ़ जाता है तथा फोकस दूरी भी घट जाता है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस की चश्मा लगाना चाहिए। आगे कि मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मज का संघटक होता है, तो किसका संगठन होता है, तो वह होता है 44+XX। मादा में पूछेगा तो 44+XX, जबकि पुरुष में पूछेगा तो वह हो जाएगा 44+XY हो जाएगा। आगे देखिए कि अधिकांश पादप पूछ रहा है कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, तो अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है, तो वह होता है RNA होता है। याद रखिए पादप में पूछेगा तो RNA हो जाएगा। आगे देखिए कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं यूरासिल बेस होता है। और आगे देखिए राइबोसोम पर पाए जाने वाले आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। राइबोसोम पर पाए जाने वाला आरएनए प्रोटीन जो होता है संश्लेषण में सहायता करता है। आगे कि डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और इसमें क्या रहता है, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थाइमिन बेस रहता है। क्या रहता है, तो डीएनए में थाइमिन रहता है, जबकि आरएनए में क्या रहता है, यूरासिल रहता है। याद रखिएगा। आगे की 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डुअल हेक्सल संरचना का पता लगाया। इसके लिए उन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1962 में। और खोजा कब था, तो 1953 में, जबकि नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1962 में। आगे की डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए का क्या है, यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसके एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं। इसके एक छोटे से भाग को क्या कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है। और इन्हें फादर ऑफ इंडिया फिंगर प्रिंटिंग भी कहा जाता है। आगे कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट को लाने का खोज डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। कह रहा है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट को लाने का खोज जो दिया जाता है, श्रेय किनको दिया जाता है, तो डॉक्टर लालजी सिंह को दिया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्था हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में है। भारत में कहाँ कहाँ डीएनए फिंगरप्रिंट संस्था है, तो हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में है। आगे की प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। क्या बनता है, तो डीएनए बनता है। आगे की प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्या होता है, तो वह होता है तो क्वाशीओरकर बीमारी हो जाता है। आगे देखिए कि मेरे समझ बीमारी जो नामक बीमारी बच्चों में होता है वह एनर्जी की कमी से होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश होता है, यानी अधिकांशतः होता है। क्या होता है, तो वह होता है डीएनए या आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये पादप विषाणु जो होता है आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। पादप विषाणु जो बना रहता है आरएनए एवं प्रोटीन का बना रहता है, जबकि जंतु विषाणु जो बना रहता है तो डीएनए एवं प्रोटीन का बना रहता है। ये याद रखेगा। जंतु विषाणु पूछेगा तो डीएनए और प्रोटीन का बना रहता है, जबकि पादप विषाणु बना रहता है आरएनए और प्रोटीन का बना रहता है। वैसे भी पादप में आरएनए पाया जाता है, जंतु में डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गर्भ निरोधक गोलियां में अधिकतर क्या होता है, तो वह होता है ओस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन होता है।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ओवरी में पाए जाने वाला कार्पस लेथियम से स्रावित होता है। इसे प्रेग्नेंसी हार्मोन भी कहते हैं, प्रेग्नेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। यह लड़कियों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? तो वह स्तन का होना, मासिक चक्र का शुरू होना और शरीर के अन्य भागों में बाल का होना और आवाज़ पतला होना, ये सब क्या है? तो सेकेंडरी ग्रोथ का कारण है। आगे देखिए, एस्ट्रोजन जो है यह महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी एमसी पर नियंत्रण रखता है तथा जननांगों के विकास की सहायता होता है, जिसे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगीय होता है? कौन सा जंतु जो है द्विलिंगीय होता है? तो वह होता है जोंक। जोंक जो है द्विलिंगीय जंतु है। आगे की वैसे जंतु जिसमें मेल एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही शरीर पर रहते हैं उसे द्विलिंगीय कहा जाता है, जैसे में कि है जोंक और केचुआ है। आगे देखिए कि डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण जो दिया था सबसे पहले किसने किया था? तो कोर्नबर्ग। किसने किया था? तो कोर्नबर्ग ने किया था। आगे की वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के ड्यूल हेक्सल संरचना का पता लगाया था। कब? 1953 में। और इसे नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1962 में मिला था। आगे डीएनए का व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए का व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है तथा इसके एक टर्न की लंबाई जो होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। आगे डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं। यह माता पिता के गुण को संतानों में पहुंचाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1968 ईस्वी में जेनेटिक कोड की खोज किया था। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। कब किया था? 1968 ईस्वी में। आगे देखिए कि डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो अभी बताए थे। तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह किया था मिसर ने। किसने किया था? मिसर ने। 1868 में जॉन फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लियन की खोज की, जिसके बाद डीएनए का नाम दिया था। टीबी एवं हैजा एक चिकित्सक की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। यानी टीबी और हैजा का खोज किसने किया था? तो वह रॉबर्ट कोच ने। आगे देखिए क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम जो बना रहता है किसका बना रहता है? तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, यानी इनमें से सभी का बना रहता है। आरएनए का खोज वाटसन एवं अर्थर बर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जीन किसके बने होते हैं? तो जीन किसके बने होते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना रहता है। आगे की कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन एवं वसा का बना होता है। आगे की कोशिका झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। आगे की मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो होता है 46 होता है। आगे देखिए कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण का भोजन जो मिलता है वो किससे मिलता है? तो गर्भ नाल के द्वारा मिलता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा के द्वारा। यानी भ्रूण को भोजन किस माध्यम से पहुंचता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचता है। आगे की पुरुषों के बांधीकरण सल क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है वेक्सेटोमी कहा जाता है। वेक्सेटोमी कहा जाता है। और महिलाओं में जो नसबंदी या बांधीकरण सल क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो वह करता है प्रोजेस्टेरोन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। आगे है कि ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन दूध को स्रावित होने में सहायता प्रदान करता है तथा बच्चे के जन्म के समय यह गर्भाशय की दीवार को संकुचन लाता है। अतः इसे क्या कहा जाता है? लोअर पेन हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो क्या बताता है? तो भ्रूण के लिंग को बताता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जो होता है वह जीन के मिश्रण से होता है। आगे की क्वेश्चन नंबर 19 है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है। तो वह रखता है 20 मिनट तक रखता है।
कहा रहा कि मानव जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित कब तक रखता है? तो वह रखता है 20 मिनट तक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करता है? तो वह क्या करता है? तो जब निषेचन बाह्य हो, जब निषेचन कहाँ हो? बाह्य हो, और विकास आंतरिक हो, यानी विकास जो हो आंतरिक होता हो, तो उसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस उभयलिंगीय पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो वह किया जाता है केचुआ में। याद रखिएगा। आगे की गर्भाशय बूम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसे क्या जाता है? यूट्रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूट्रस कहा जाता है। आगे की पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजिक उत्तरदायी है? तो वह होता है XY। XY जो होता है नर के लिए और मादा के लिए XX होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। तो 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख जो किया जाता है, तो मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो प्रसव कहा जाता है। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है, तो प्रसव कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है किस पादप यानी किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे कलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सामान्यतः निषेचन होता है। तो सामान्यतः निषेचन जो होता है कहाँ होता है? तो डिंड वाहिनी नली में होता है। आगे की योनि बाह्य जनन अंग है जो जनन की प्रक्रिया यानी क्रिया में भाग लेता है। आगे की गर्भाशय की आकृति चौड़ी थैली जैसी होती है जिसमें भ्रूण का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें मिलान करने का है। मेमोग्राफी से क्या पता लगाया जाता है? तो स्तन का। मेमोग्राफी स्तन के लिए। और उसके बाद देखिए अल्ट्रासोनिग्राफी, तो यह किसका पता लगाता है? तो यह गर्भाशय का करता है। जबकि एंडोस्कोपी से मलाशय का। और एंजियोग्राफी से रुधिर वाहिकाओं का। तो देख लीजिए डी का दो केवल सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो गुणसूत्र जो बनता है DNA एवं प्रोटीन से बनता है। आगे की जर्सी सांड जो संक्रमण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? तो यह कहाँ का है? तो स्विट्जरलैंड का है। आगे है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? तो वह कितना होता है? तो वह होता है 22 होता है। और जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी हो जाएगा। और इसी में X और Y होता है। ये टोटल कितना हो जाएगा? 23 3 दूना 46। आगे देखिए कि सामान्य ब्रेड जिसे रोटी गेहूं ट्रिक्टम स्टाइबम है क्या है? तो यह 6 गुणित होता है। इसे 6 गुणित भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ऐसी महिला जो दूसरे के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराया पर देती है क्या कहलाता है? तो उसे सॉरगेट मदर कहा जाता है। सॉरगेट मदर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है बार पिंड किस में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है मादा कायिका कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है तो क्या है? तो यह एक ग्रंथि है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले DNA को अलग जो किया था किसने किया था? मिएचर ने किया था, यानी फ्रेडरिक मिएचर ने किया था। आगे की DNA की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। DNA का अधिकांश मात्रा कहाँ होता है? तो केंद्रक में होता है। कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी होता है। आगे की DNA में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जबकि DNA में 4 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है। DNA में कितने नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है? तो वह होता है 4। जो कौन कौन रहता है? एडानिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन रहता है। आगे DNA में अनुसंख्या के आधार पर एडानिन जो होता है सदैव थाइमिन के साथ और साइटोसिन सदैव गुआनिन के साथ जुड़ा होता है। आगे DNA आनुवांशिक क्रियाओं का आधार है। इसका इकाई क्या है? तो जीन है। आगे की यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। वाटसन एवं क्रिक ने DNA के द्विकुंडली संरचना मॉडल कब दिया था? तो 1952-53 में तैयार किया था।
आगे की प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में पाया जाता है। इस ग्रंथि से दुधिया तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसे स्पर्म को जीवित रखता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो करता कौन कौन है? मूंगा करता है, हाइड्रा करता है और स्पंज भी करता है, जबकि एनेलिडो जो है यह नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की एनेलिडो का प्रजनन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी से होता है। किससे होता है? तो काइटिन के बने सीटी से होता है। इस संघ के प्राणी में उत्सर्जन द्वारा होता है, जबकि केचुआ, जोक, नेरिस आदि इस संघ के जीव आते हैं जिसे एनेलिडा कहते हैं। आगे की केचुआ के 5 जोड़ी हृदय होता है। केचुआ में कितना जोड़ी हृदय होता है? तो 5 जोड़ी। ऐसे कहीं देगा 8 जोड़ी। कितना होता है? 8 जोड़ी। आगे की स्पंज पेरिफेरा संघ के प्राणी है। स्पंज जो है पेरिफेरा संघ के प्राणी है, जबकि मूंगा, हाइड्रा और सिलिंट्रेटा कुल की प्राणी आता है। मूंगा, हाइड्रा जो है सिलिंट्रेटा कुल की प्राणी है। आगे देखिए कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो उसे कहा जाता है, डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है तो वह है परनिषेचन। परनिषेचन जो है यह नहीं है, जबकि विखंडन, बाइनरी फिजन और मुकुलन ये सब प्रजनन का एक प्रकार है। आगे देखिए कि परनिषेचन क्या है? तो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, जबकि निषेचन नर युग्म एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, जबकि निषेचित अंड युग्मज कहलाता है। आवर्त बीजी में निषेचन त्रिक संलयक द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक मादा युग्मक में क्या होता है? तो वह होता है 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है। आगे देखिए कि केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है। केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है, जबकि केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। आगे कि यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। आगे की इसी क्रोमेटिन की संगठित सिकुड़े अवस्था को गुणसूत्र कहा जाता है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। आगे की प्रत्येक जाति के क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है और चिंपांजी में 24 जोड़े तथा बंदर में 21 जोड़े और मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन में होता है तो वह क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है। कह रहा है कि अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? तो वह होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे की अंडाणु महिलाओं में पाया जाता है और पुरुषों में शुक्राणु पाया जाता है। आगे की GTH हार्मोन जनन अंग को नियंत्रित करता है। GTH हार्मोन जो है जनन अंग को नियंत्रित करता है। आगे की अंडाशय से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। आगे की एस्ट्रोजन यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन से सहयोग करके स्तर वृद्धि करता है, यानी स्तर वृद्धि करने में मदद करता है। जबकि रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो गर्भाशय गिरा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए कि मादा अंड कोशिका जब बीजांड कोशिका से मिलती है तो उस संयोजन को निषेचन कहा जाता है। जब मादा अंड कोशिका जब बीजांड कोशिका से मिलती है तो उसे निषेचन कहा जाता है। आवर्त बीजी में निषेचन त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्ग के पौधे में द्वि संलयन द्वारा होता है। आगे देखिए कि बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिश्चयक फलन कहते हैं, जबकि अनिश्चयक फलन बीज रहित होते हैं, जैसे केला, अंगूर, गुल्लर, कदम आदि ऐसे फल जो हैं क्या है? अनिश्चयक फल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। आगे देखिए कि माता पिता से संतानों में भिन्नता लक्षणों के स्थानांतर का विषय तथा उससे संबंधित कारणों और नियम को अध्ययन को आनुवांशिक कहलाता है। आगे की जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन ने किया था। वाटसन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। आगे की गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं और आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले लक्षण को कारक कहते हैं, यानी फैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है?
तो वह करता है एंडोस्पर्म करता है। आगे की भ्रूण में पाँचवें सप्ताह तक 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, जिसे एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म कहा जाता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मज को भ्रूण तथा युग्मज में होने वाले विभिन्न कर्मिकों परिवर्तन को भ्रूणीय विकास कहा जाता है। कितने सप्ताह तक? तो 10 सप्ताह तक। उसके बाद देखिए भ्रूण का पोषण जरायु, एमियान एवं अपरा जिसे प्लासेंटा द्वारा होता है। आगे की निषेचन क्रिया के बाद युग्मज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है। आगे की अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है, वह क्या रहता है? तो उसे कहा जाता है वानस्पतिक प्रजनन। आगे की अनावृत बीज और आवृत बीज पादपों में मुख्यतः लैंगिक जनन होता है, जबकि नर युग्मक तथा अंड कोशिका के संयोजन से युग्मक बनता है, इसे ही लैंगिक जनन कहा जाता है। आगे देखिए कि त्रिसंयोजन के फलस्वरूप त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। आगे देखिए कि जीवाणुओं में अलैंगिक जनन द्विविभाजन द्वारा, कोनिडिया द्वारा एवं अतः जीवाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, कितना होता है? तो वह होता है आधा। आगे देखिए कि जोहानसन ने 1905 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन ने कब किया था? 1905 में। और डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक का नाम प्रयोग किया था। आगे के डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें अनुवांशिक कूट निहित होता है, जिसे जीन कहलाता है या जीन कहा जाता है। आगे की एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संश्लेषण होता है। एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संश्लेषण होता है। आगे की जीन विनियमन द्वारा माता पिता के गुण का विनियमित होता है और संतान में दोनों के गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो वह करता है हाइड्रा। हाइड्रा सिलिंट्रेटा संघ की प्राणी है। इस संघ के प्राणी जलीय द्विस्तरीय होता है। सिलिंट्रेटा के जीव के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाया जाता है, जो भोजन पकड़ने में मदद करता है। सिलिंट्रेटा संघ के जीव में सिर और गुद्दा नहीं होता है। आगे सिलिंट्रेटा संघ के लार्वा मुक्ता किस में होता है या किसे कहा जाता है? तो प्ले नुमा को कहा जाता है। इसके पाचन गुहा थैली जैसी होती है। इसके पाचन जो होता है गुहा थैली जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अमीबा में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होता है? तो अमीबा में जो होता है वह होता है बाइनरी विखंडन होता है। आगे की अमीबा का अर्थ बदलना, इसका वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस है। आगे की अमीबा प्रोटोजोआ संघ की प्राणी है। अमीबा जो है प्रोटोजोआ संघ की प्राणी है। इस संघ के जंतु एक केंद्रीय या बहुकेंद्रीय होता है। आगे की इस संघ के प्राणी में प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों विधि द्वारा संपन्न होता है। आगे की अलैंगिक प्रजनन द्विविभाजन, बहुविभाजन या मुकुलन द्वारा होती है। प्रोटोजोआ संघ के जीव में होता है ऐसा। आगे की लिंगी प्रजनन नर तथा मादा युग्मकों के समागम से होता है। लिंगिक प्रजनन जो होता है नर और मादा के दोनों युग्मक के समान से होता है। आगे की गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु का नाम है क्या है? तो उस बिंदु के नाम को क्या कहा जाता है? तो सेंट्रोमियर कहा जाता है। आगे देखिए कि प्रत्येक गुणसूत्र के 5 भाग होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के कितने भाग होते हैं? तो 5 भाग होते हैं। कौन कौन होता है? तो पेलिकल तथा मैट्रिक्स। उसके बाद दूसरा होता है क्रोमेट्रिक। तीसरा होता है सेंट्रोमियर होता है और तीसरा होता है सेंट्रोमियर होता है। और चौथा क्या होता है? तो सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेशन होता है। और पांचवा क्या होता है? तो सेटेलाइट होता है। जबकि छठा क्या होता है? टेलोमेयर होता है। आगे देखिए कि पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो मैट्रिक्स कहलाता है। आगे देखिए कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो कहाँ से होता है? तो वह होता है गर्भ नाल के द्वारा होता है। आगे की भ्रूण का पोषण जरायु और एनियान और अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा होता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है। आगे की इस क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग लेता है।
आगे कि प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है किसके नीचे रहता है, तो वह रहता है मूत्राशय के नीचे रहता है। आगे की नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जित पदार्थ के मिश्रित को मूत्र कहते हैं, जो मूत्राशय में जमा होता है। आगे की पीला रंग मूत्र में हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। आगे की मूत्र स्राव की मात्रा के बढ़ जाने से क्या होता है, ड्यूरेसिस होता है, यह कहा जाता है। आगे की प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित क्षारीय एवं वीर्य का मुख्य भाग बनता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि हाइड्रा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा जो प्रजनन करता है मुकुलन के द्वारा करता है। आगे की हाइड्रा सिलिंट्रेटा संघ के प्राणी है। इस संघ के अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंग प्रजनन युग्मकों के द्वारा होता है। संघ पेरिफेरा में प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के होता है तथा निषेचन आंतरिक होती है। इस संघ में लिंग प्रजनन नर एवं मादा युग्मों के समान से होता है, यह समागमन से होता है। आगे की वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो वह होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि यह किसका है, तो यह नर हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली को कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, तो वह कौन तैयार करता है, गर्भाशय हिस्सा करता है। कौन करता है, तो गर्भाशय हिस्सा अपने को तैयार करता है। आगे की गर्भाशय एक नाशपाती के समान संरचना होती है जो श्रेणी गुहा में स्थित होती है। यह समानता 7.5 सेंटीमीटर लंबा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। आगे की इससे ऊपर की ओर दोनों ओर अंडवाहिनी खुली रहती है। इसके नीचे लगा संकरा ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा आगे की ओर योनि से परिवर्तित हो जाती है। गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है, तो किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा सिलिंट्रेटा संघ क्या जीव है, जबकि सिलिंट्रेटा संघ को निडेरिया संघ भी कहा जाता है। इस संघ में लैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा जबकि लिंग प्रजनन युग्मकों के द्वारा होता है। हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है क्योंकि हाइड्रा यह कभी मर नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, तो इसे नर युग्मक कहा जाता है। आगे देखिए, जीवाणु में न तो युग्मक का निर्माण होता है और ना ही निषेचन होता है। जीवाणुओं में ना तो युग्मक का निर्माण होता है और ना ही निषेचन होता है। आगे है, इसमें केवल आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इसे आनुवांशिक पुनर्नियोजन को जो 3 प्रकार से होता है। पहला होता है सयुग्मक, और दूसरा होता है जीन वाहन, और तीसरा होता है रूपांतरण। आगे देखिए कि जीवाणुओं में जनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो वह लाया जाता है डिंडवाहिनी के माध्यम से। आगे की अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका की संख्या 2 होती है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रखता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झालर बनाता है। इस रचना को फ्रिम्बी कहते हैं, जबकि अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तब यह फ्रिम्बी द्वारा पकड़ लिया जाता है। आगे की फैलोपियन नलिका का प्रमुख कार्य फ्रिबियन द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय कोख में पहुंचाना होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, तो वह करता है प्लेसेंटा। कौन करता है, प्लेसेंटा। गर्भनाल कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। आगे की निषेचन के लगभग 10 सप्ताह के तक विकसित युग्मज को भ्रूण तथा युग्मज में होने वाले विभिन्न कर्मिक परिवर्तन को भ्रूणीय विकास कहा जाता है। भ्रूण के दूसरा सप्ताह तक 3 जनित स्तर होता है जिसे एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म का निर्माण कहा जाता है। आगे की इन्हीं स्तरों से आगे विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, जबकि भ्रूण में 7वें और 9वें सप्ताह के मध्य हाथ पैर और श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र बनने लगते हैं। आगे की गर्भाशय के आकार नाशपाती के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, तो अपना लिंग जो बदल सकता है वह स्नेल है, जिसे घोंघा कहते हैं। यह ऑप्शन दोनों में दिया हुआ है। आगे की लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ये
गुणसूत्र, ये गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों पौधे यानी पौधों या जंतुओं में अलग अलग होता है। ऑटोसोम ये गुणसूत्र नर एवं मादा में समान रूप से पाया जाता है। आगे की ये गुणसूत्र कायिक कोशिका में भी पाया जाता है। घोंघा मोलस्का संघ के जीव है। घोंघा क्या है? तो मोलस्का संघ के जीव है, जबकि एस्केरेसी जो है नीमेटोडा संघ के जीव आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कि किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। कह रहा है कि किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता होती है, तो वह होता है लैंगिक प्रजनन में। आगे देखिए जीवाणुओं में आनुवंशिक पुनर्योजन 3 विधियों से होता है। पहला है कि युग्मन, इस प्रकार के लैंगिक जनन में 2 कोशिकाएं का मिलना डीएनए का स्थानांतरण होता है। जबकि दूसरा में होता है जीन वाहन, इस विधि में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए में मिल जाता है। जबकि तीसरा क्या होता है? रूपांतरण, इस लैंगिक प्रजनन में डीएनए का अवशोषण करके आनुवंशिक स्वरूप परिवर्तित करता है। आगे देखिए कि जीवाणुओं में अलैंगिक प्रजनन द्विविभाजन द्वारा, कोनेडिया द्वारा एवं अतः जीवाणुओं द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से कौन सा उभयलिंगीय फूल है? तो उभयलिंगीय फूल कौन सा है? तो सरसों है। सरसों एक उभयलिंगीय फूल है। सरसों फूल का नाम कुशीफेरा है। जबकि जिन पुष्पों में पुष्प के एक या अधिक चक्रण अनुपस्थित होता है उन्हें अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। जयांग पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी चक्र है। जयांग अंडकों से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि उस अंग का नाम दें, यानी उस अंग को नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। तो वह होता है गर्भाशय में। गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय का प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना होता है। गर्भाशय की भित्ति के अंदर की ओर एक कोशिकाएं स्तर होता है जिसे गर्भाशय अतः स्तर कहते हैं। आगे की गर्भाशय की भित्ति पेशीय होती है। गर्भाशय की भित्ति जो होता है पेशीय होती है, जिसके भीतर खाली जगह होती है। 6ठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है, जबकि फैलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो यह कहाँ होता है? तो वृषण अंडकोश की थैली में होता है। अंडकोश की थैली में होता है। आगे की वृषण यह नर जनन अंग है। यह शरीर से बाहर स्क्रोटल कोश में स्थित होता है। आगे की वृषण के अंदर स्थित अंतराली कोशिकाओं या लीडिंग सेलों से नर हार्मोन स्रावित होता है। आगे की इसे एंड्रोजन कहते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। आगे यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचर को प्रेरित करता है। आगे की प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो वह है स्पाइरोगायरा है। आगे की मोलस्का संघ में प्रायः एक लिंगीय होता है। मोलस्का संघ जो होता है प्रायः एक लिंगीय होता है, परंतु कुछ जंतु द्विलिंगीय भी होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है? तो वह कौन सा होता है? तो 44 + XX होता है। बालिका नवजात बालिका पूछ रहा है, तो बालिका में क्या हो जाएगा? तो 44 + XX हो जाएगा। जबकि बालक में पूछता तो 44 + XY हो जाता। आगे की कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे और छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। आगे की प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी सेलों के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। आगे की गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। आगे की गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है, जबकि यदि निषेचन के समय अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मज में 23वीं जोड़ी XX होगी और संतान लड़की होगी। इसके विपरीत में अगर अंडाणु में Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होता है तो XY गुणसूत्र वाला युग्मज होगा जो लड़का होगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रेसाओं से बना होता है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। मेंडल ने 1866 में जीन का विकास यानी विरासत के रूप में देखा था। मेंडल ने 1866 में जीन का विरासत के रूप में देखा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का या युग्मन का निर्माण होता है।
आगे की वृषण एवं अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्म जनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मादाओं में अंडाणु उत्पन्न की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मादाओं में अंडाणु उत्पन्न की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अंड जनन कहा जाता है। आगे देखिए, अंडाशय उदर के निचले भाग में श्रेणी गुहा में दोनों ओर बाएं एवं दाएं एक एक स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंड जनन द्वारा निर्माण होता है। अंडाशय का बाहरी स्तर एपिथेलियम का बना होता है, इसे जनन एपिथेलियम कहते हैं, जबकि अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि महिलाओं का यौवन की शुरुआत किससे होती है। तो वह होता है रजो दर्शन से। महिलाओं में प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, जो 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलता है। आगे की इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा उसकी आंतरिक दीवारों से श्लेष्मा का स्राव होता है। आगे की इस स्राव की अवधि 2 यानी 3 से 4 दिन तक रहता या होता है। आगे की इसे रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। आगे की एमसी के 14वें से 19वें दिन तक अंड उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि इसमें से कौन सा सत्य है। तो वह है द्विगुणित जीव। द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं और द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारित करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो नए जीव जनन माता पिता के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण में अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है प्लेसेंटा का काम। आगे की जालबद्ध संयोजित ऊतक पलीहा यकृत तथा अस्थिमज्जा में पाए जाते हैं। आगे की इसमें मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है। कंकाल ऊतक शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा एवं मजबूती प्रदान करता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है। तो क्या होता है, तो वह होता है वृषण। नर जनन जो है वह वृषण है। आगे की वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाकार होती है। इसकी संख्या 2 होती है और वृषण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग होता है। आगे वृषण के सेलों द्वारा नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए, जबकि शुक्राणु की लंबाई जो होता है 5 माइक्रोन होती है। जबकि शुक्राणु शरीर में 30 दिनों तक तथा मैथुन के बाद स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। शुक्राणु जो है शरीर में 30 दिनों तक तथा मैथुन के बाद स्त्रियों में कितना रहता है, तो 72 घंटों तक जीवित रहता है। आगे की अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुँचते हैं। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाओं संयोजित होती है तो वे क्या करती है, तो वह युग्मज का निर्माण करता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो उसे मादा युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है। आगे की वह पौधा जो कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं होता है, तो वो कौन नहीं होता है, तो नारंगी नहीं होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो वह क्या हो जाएगा, ओवरी यानी अंडाशय यह नहीं है, जबकि वृषण है, अंडकोश है और शुक्रवाहिका भी है। आगे की अंडाशय मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। अंडाशय उदर के निचले भाग में श्रेणी गुहा में दोनों ओर दाएं और बाएं एक एक स्थित रहता है। प्रत्येक अंडाशय का एक अंडाकार रचना होती है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा जबकि 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। आगे देखिए कि अंडाशय के भीतरी अंडाणुओं का अंड जनन द्वारा निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अमीबा में जो प्रजनन होता है वह कैसे होता है, तो वह होता है द्विखंडन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणी में बांटा गया है। तो प्रजनन को जो बांटा गया है 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला लैंगिक प्रजनन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन। आगे की मानव में नर प्रजनन में लैंगिक अंग में यानी लैंगिक अंग है, वृषण एवं वृषण कोश है। अधिवृषण शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, सीसन और पुनस्थत या प्रोस्टेट है।
आगे देखिए कि मानव जो है एक लिंगीय प्राणी है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। आगे कि शैवालों में कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन होता है। शैवालों में कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन तीनों प्रकार का होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है कि किसके परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है? तो वह होता है उभरीकरण के द्वारा होता है। आगे की निषेचित अंडाणु को युग्मज कहा जाता है। जब किसी गुण के युग्म विकल्पी या एलील समान हो तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। आगे की विषम युग्मी को संकर भी कहा जाता है, जिसे हाइब्रिड कहते हैं। आगे की प्राकोष से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागनन के पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 के माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास यानी मनुष्य के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो लगभग 9 महीने लगता है। आगे की औरत गर्भाशय का समय जो होता है 280 दिन से या 40 सप्ताह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है कहाँ होता है? तो वह कम विकसित जानवर में होता है। कम विकसित जानवर और पौधे में होता है। जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो वह होता है कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। आगे देखिए शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो क्या होता है? तो प्रसव पीड़ा जो होता है गर्भाशय की दीवारों को संकुचन करने का कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए कि रिलैक्सिन हार्मोन कार्पस जो है ल्यूटियस द्वारा स्रावित होता है। गर्भाशय में यह अंडशय और गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। अपरा को प्लेसेंटा कहा जाता है। आगे कि यह गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकता है। यह ग्रीवा को चौड़ा करता है और जिससे बच्चे के जन्म में सहायता मिलता है। आगे की गर्भाशय का प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो किससे होता है? तो वह होता है टेस्टोस्टेरोन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या आज हम सब पढ़ें इसके बारे में, तो जनन तंत्र के बारे में, यानी जनन अंग के बारे में। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।